तुम ठीक कह रही हो। तलबीश ने अपना सिर हिलाते हुए उसकी बात पर सहमति जताई। तुम्हारा फाइनल एग्जाम भी काफी नजदीक है, तो मैं तुम्हें और ज्यादा परेशान नहीं करूंगा। अब हम लोग तुम्हारे एग्जाम्स पूरे हो जाने के बाद ही बात करेंगे। इसके बाद कृतिका ने अपना पूरा ध्यान पढ़ाई और आने वाले एग्जाम्स पर लगा दिया। उसका फाइनल एग्जाम दो पार्ट में डिवाइडेड था, कल्चरल स्टडी और प्रोफेशनल परफॉर्मेंस। इसलिए अपने फ्री टाइम में कृतिका का सारा ध्यान रिविजन में लगा रहता। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। बिल्कुल सही कहा तुमने। जब रिया ने स्कूल को ज्वाइन किया था तो फाइनल एग्जाम में कल्चरल स्टडीज और प्रोफेशनल परफॉर्मेंस में उसने टॉप किया था। दूसरी तरफ कृतिका है, जिसने बीच सेमेस्टर को ज्वाइन किया और स्कूल आते ही तुरंत 2 महीने की छुट्टी भी ले ली। एग्जाम से पहले वो बस कुछ ही क्लासेस अटेंड कर पाई है। ऐसे में एग्जाम में अच्छे ग्रेड्स लाने का ख्याल तो उसे अपने दिमाग से निकाल ही देना चाहिए। पहले तो वो अपनी फिल्म मिस्टर साइको के हिट होने से मिलने वाले एक्स्ट्रा पॉइंट पर डिपेंडेंट होगी। लेकिन बैटल ऑफ इंद्रावत के उसी के फिल्म के साथ रिलीज होने के अनाउंसमेंट से उसके फिल्म के फ्लॉप होने के चांसेस भी बन गए हैं। दोनों ही मूवी बॉक्स ऑफिस पर क्लैश करने वाली है। ये काफी धमाकेदार होगा। क्लास में कई ऐसे स्टूडेंट्स थे जो कृतिका को बॉक्स ऑफिस के साथ साथ ईयरली एग्जाम्स में भी फेल होते हुए देखना चाहते थे। वैसे स्टूडेंट्स भी जिनका कृतिका के साथ कोई मनमुटाव नहीं था, वो भी इंतजार कर रहे थे कि कब उन्हें कृतिका पर हंसने का मौका मिले। कृतिका, उनकी बातों पर ध्यान मत देना, रिमझिम ने उन लोगों को घूरते हुए कहा। वो सब तुमसे जेलस फील कर रहे हैं बस। हमारी क्लास से रिया के बाद बस एक लड़की अकेली तुम हो जिसे फिल्म की शूटिंग के लिए ईयर 1 में ही स्कूल से बाहर जाना अलाउ किया गया है। वो रिया के खिलाफ तो कुछ भी कहने से डरते हैं, लेकिन तुम्हारे बारे में कुछ कहने में उन्हें कोई डर नहीं। नीतिका भी उन लोगों की घटिया बातों से चिढ़ गई थी। पता नहीं क्या समझते ये लोग खुद को। अगर इन्हें अपने दम पर कोई अच्छी एक्टिंग प्रोजेक्ट ऑफर होती है तो स्कूल इन्हें भी उस प्रोजेक्ट में काम करने के लिए स्कूल से छुट्टी जरूर देगा। फिर बिना मतलब के तुम्हारे खिलाफ आग उगलने की जरूरत क्या है इन्हें। जाने दो ना, मैं ठीक हूँ। कृतिका ने अपने सर को हिलाते हुए कहा। इस वक्त मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं। सच कहा जाए तो इस वक्त कई सारी चीजें एक साथ हो रही थी। अभी तो एग्जाम्स के खत्म होने के बाद उसे अपनी मूवी के रिलीज की भी चिंता होने लगी थी। हाँ, इन लड़कियों की जेलस फील कर कृतिका को कुछ भी कहने से किसे फर्क पड़ने वाला है। महर ने उन लोगों का मजाक उड़ाते हुए कहा। वो लड़कियां जानबूझकर कृतिका को परेशान करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि कृतिका उन्हें पूरी तरह से इग्नोर कर रही है। रिमझिम ने मुस्कुराते हुए कहा, लोगों को खुद से नाराज करने का तुम्हारा मार्शल आर्ट बहुत ही डरावना है। कृतिका ने हंसते हुए अपनी आंखें ब्लैक की। मैं किसी को गुस्सा दिलाने या नाराज करने की जरा भी कोशिश नहीं कर रही। सच में इस समय मेरे पास उन पर ध्यान देने का जरा भी वक्त नहीं। उनकी बात सुन रिमझिम उसे देखती रह गई। कृतिका उन्हें काफी सीरियसली इग्नोर कर रही थी और यही बात तो उसके क्लासमेट्स को सबसे ज्यादा गुस्सा दिला रही थी। जो स्टूडेंट्स उन लोगों के नजदीक बैठे हुए थे उन्हें कृतिका की बात साफ साफ सुनाई पड़ गई, जिसके बाद तो उनका गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया। पिछले कुछ दिनों से वो सब लगातार उसकी बुराई कर रहे थे, लेकिन कृतिका ना तो उनकी बातों पर ध्यान दे रही थी और ना ही उन पर। ये इतना दिखावा क्यों कर रही हो? न जाने किस बात का घमंड है इसे। नीतिका को अब उनकी बातें बर्दाश्त से बाहर लगने लगी थी। ये लोग सच में कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं। फाइनली चिढ़कर कृतिका ने भी अपनी किताबें नीचे रख दी। फिर खड़ी होकर वो उन लोगों को देखने लगी जो उसके बारे में बोलना बंद ही नहीं कर पा रहे थे। ना तो मैं कोई दिखावा कर रही हूँ और ना ही किसी बात पर घमंड। मैं बस अपने नोट्स रिवाइज कर रही हूँ। रही बात कि मैं कैसे पढ़ रही हूँ और एग्जाम में मेरे ग्रेड्स कैसे होंगे, फाइनल रिजल्ट आने के बाद वो सबको पता चल जाएगा। इस वक्त तुम सब लोग जो मुझे नीचा दिखाकर कूल बनने का दिखावा कर रहे हो ना, कहीं ऐसा ना हो कि फाइनल रिजल्ट्स आने के बाद तुम सबके मार्क्स मुझसे भी ज्यादा घटिया निकले। तब मैं तुम लोगों को जरूर दिखाऊंगी कि मैं कितना दिखावा कर सकती हूँ और मुझे खुद पर कितना घमंड है। कृतिका ने काफी तेज आवाज में कहा। हमारा रिजल्ट तुमसे ज्यादा खराब आएगा। उन स्टूडेंट्स में से किसी ने उसे चिढ़ाया। तुम्हें अपने मुंह मियां मिट्टू बनने से बचना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आखिर में खराब रिजल्ट आने पर तुम्हारी खुद की कही बात ही तुम्हें सबसे ज्यादा शर्मिंदा फील करवाए। मैं अपने मुंह मियां मिट्टू कभी नहीं बनती हूँ। कृतिका ने बेरुखी से कहा। अगर मेरे ग्रेड्स तुमसे बेहतर आते हैं तो मैं तुम्हें खुद से माफी मांगने के लिए नहीं कहूंगी, लेकिन तुम मुझसे आमना सामना होने पर प्लीज अपने सिर को झुका लेना और मेरे सामने खड़े रहने की हिम्मत भी मत करना। ऐसा क्यों? रिमझिम ने जुगलबंदी करते हुए कहा। क्योंकि तब ये पर्टिकुलर लड़की मेरी नजरों के साथ साथ खुद की नजरों में भी गिर चुकी होगी। कृतिका ने तपाक से कहा। हाँ,
सच में कृतिका अपने मुंह से जहर उगलने में माहिर थी। वो तुम बेहुदा लड़की, वो स्टूडेंट कृतिका पर चिल्लाई। ठीक है, फिर इंतजार करते हैं। अब तो मैं सच में तुम्हारे ग्रेड्स देखना चाहूंगी। हाँ, डींगे मारना तो कोई तुमसे सीखे। अगर सच में तुम्हारे ग्रेड्स हमसे बेहतर नहीं आए तो ये बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे तुमने खुद के ही मुंह पर खुद से तमाचा मार लिया हो। सही कहा तुमने। बस 2 फिल्मों में काम कर लेने भर से तुम्हें ये नहीं समझना चाहिए कि तुम हम लोगों से बेहतर हो कृतिका। फिल्मों में की गई गलतियों को दूसरे और तीसरे टेक से सुधारा जा सकता है, लेकिन यहाँ एग्जाम में ऐसा कुछ नहीं होगा। एग्जामिनेशन के टाइम तुम्हारे पर सिर्फ एक अच्छा मौका होगा अच्छा परफॉर्म करने का। यहाँ कोई रीटेक्स नहीं मिलेंगे। कृतिका उन पर बेरुखी से हंस पड़ी। उसने उन लोगों से और बहस करना ठीक नहीं समझा और वो वापस से उसे अपने नोट्स रिवाइज करने में बिजी हो गई। रिया, मैं सच में समझ नहीं पाती हूँ कि ये लड़की इतनी घमंडी कैसे हो सकती है। वनीता ऊंची आवाज में बोली। तुम डेफिनेटली एग्जाम्स में उसे हरा सकती हो। जब तुम्हारे मार्क्स उससे बेहतर होंगे तो देखना तब हम कैसे उसका मजाक उड़ाते हैं। उसे पूरे क्लास में एक मजाक बनाकर नहीं रख दिया मैंने तो मेरा नाम वनीता नहीं। बिल्कुल सही, मनीषा ने वनिता को सपोर्ट करते हुए तेज आवाज में कहा। अगर हमने पूरे क्लास में उसका मजाक नहीं बनाया तो वो ऐसे ही हम सबको घमंड दिखलाती रहेगी, जो कि मुझे मंजूर नहीं। रिया ने अपनी होठ सिकुड़ लिए। वो अंदर ही अंदर गर्व से फूली नहीं समा रही थी, लेकिन बाहर से खुद को नॉर्मल दिखाते हुए उसने कहा, शांत रहो, उसकी तरह ज्यादा बढ़ चढ़कर मत बोलो। हम लोग उसकी तरह नहीं है। रिया, तुम सच में काफी हम्बल हो, किसी स्टूडेंट ने कहा। तुम्हारी लो प्रोफाइल मेंटेन करने के कारण दूसरे लोगों को सोचने का मौका मिल जाता है कि वो कितने अमेजिंग है। हाँ रिया, तुम्हें इतना लो प्रोफाइल मेंटेन करने की कोई जरूरत नहीं। जब तुमने फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम दिया था तो कल्चरल स्टडी और प्रोफेशनल परफॉर्मेंस में तुम टॉप हुई थी। इसके बावजूद भी यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें खुद की डींग मारने से फुर्सत नहीं। कितने बेवकूफ है ये लोग। बस, बहुत हुआ। महर जोर से चिल्लाई। क्या कृतिका ने तुम लोगों को किसी भी तरह से ठेस पहुंचाई है? नहीं ना। फिर क्यों तुम लोग उसे लेकर इतनी कड़वी बातें कर रही हो? वो शांति से पढ़ाई कर रही है, ये बात भी हजम नहीं हो पा रही क्या तुम सबको? बार बार रह रहकर तुम सब कुछ न कुछ उसके खिलाफ बोलते ही जा रही हो। समझती क्या हो तुम लोग खुद को? तुम्हें इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? हम मजाक तो कृतिका का उड़ा रहे हैं, ताना भी उसे ही दे रहे हैं। जब उसी को फर्क नहीं पड़ रहा तो तुम इतना क्यों भड़क रही हो? रिमझिम ने महर की पीठ थपथपाते हुए से कहा। छोड़ो ना यार, उनकी बातों को तवज्जो देकर अपना वक्त क्यों बर्बाद करना। उन्हें जो करना है करने दो। उनके पास काफी फ्री टाइम होगा, लेकिन हमारे पास तो इतना फ्री टाइम नहीं है। एग्जाम तो हमें भी देने हैं, तो कृतिका की तरह हमें भी रिवीजन में लग जाना चाहिए। नीतिका ने भी रिमझिम की हाँ में हाँ मिलाई। रिमझिम ठीक कह रही है महर, उन्हें जो कहना है कहने दो। हमें अपना ध्यान अपनी पढ़ाई पर लगाना चाहिए। आखिर न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटीज के एक्सचेंज प्रोग्राम में हमें भी तो सेलेक्ट होना है और इसके लिए हमें भी अच्छे ग्रेड्स लाने होंगे। इतना कहने के बाद नितिका ने अपने बैग से अपना ईयरफोन निकाला और मोबाइल से कनेक्ट कर अपने कानों में लगा लिया। उन्हें जो कहना है कहने दो, अब हम उनकी बातें सुनेंगे ही नहीं। जब फाइनल एग्जाम के रिजल्ट्स आ जाएंगे तो देखना ये लोग अपना मुंह दिखाने के लायक ही नहीं रहेंगे। वाह यार, तुम तो बड़ी तेज हो। ये ईयरफोन कान में लगाने वाला आइडिया मुझे क्यों नहीं आया? उन तीनों लड़कियों में महल सबसे ज्यादा अलर्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सनालिटी की थी। उसका गुस्सा भी उन तीनों से ज्यादा हाई था। जब उसने नितिका को अपने कानों में ईयरफोन लगाते देखा तो वो हैरान हो गई। नितिका मुस्कुरा उठी। पिछले सेमेस्टर में भी इन लोगों की वजह से हम सब बहुत परेशान हुए थे। तब भी ये लोग हमें पढ़ते देख बहुत ज्यादा हो हल्ला किया करते थे और हमें पढ़ने नहीं देते थे, जिस वजह से उनके ग्रेड्स तो घटिया आए ही थे, साथ ही साथ हमारी ग्रेड्स भी खराब हो गए थे। इसलिए इस बार मैं इनकी बातें सुनकर डिस्टर्ब होने की जगह गाने सुनते हुए रिवीजन करने पर ध्यान दूंगी। महर ने रिप्लाई किया। बिल्कुल सही, मैं भी यही करने वाली हूँ। रिमझिम ने भी अपने बैग से अपना ईयरफोन निकालते हुए कहा। कृतिका, क्या तुम अपना ईयरफोन साथ लाई हो? महर ने सवाल किया। इस पूरी बातचीत के दौरान कृतिका अपना सिर नीचे झुकाए हुए थी। उसने उनकी बातों के बीच एक बार भी कुछ भी नहीं कहा। कृतिका, मैं अपनी कृतिका के लिए परेशान होते हुए उसके कंधे को जोर से हिलाया। कहीं ऐसा तो नहीं कि क्लास की बाकी लड़कियों के तानों को उसने दिल से ले लिया और सिर झुकाकर रोने लग गई। लेकिन बेचारी महर तब हैरान रह गई जब उसने कृतिका को अपना सर उठाकर कंफ्यूज होकर देखते हुए देखा। उसके बाद उसने अपना ईयरप्लग अपने कानों से बाहर निकाला। क्या हुआ महर? महर हैरान तो पहले ही हो चुकी थी, लेकिन अब हैरानी में उसका मुंह भी खुल गया। बदमाश लड़की, महर ने जोर से कहा।
कृतिका ने तो उसे क्लास की बाकी लड़कियों से भी ज्यादा गुस्सा दिला दिया था। एक्चुअल में कृतिका के बाल आज खुले हुए थे, जिस वजह से इसके कानों में ईयर प्लग लगा हुआ है, इस बात पर किसी का ध्यान ही नहीं गया था। अरे गुस्सा मत हो, लगता है तुम आज अपना ईयरफोन साथ नहीं लाई हो, एक मिनट। कहते हुए कृतिका ने अपने बैग से एक और ईयरफोन निकाला और मेहर की तरफ बढ़ा दिया। मेरे पास एक एक्स्ट्रा ईयर प्लग है, ये लो। मेहर ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, वो बस अपनी बड़ी बड़ी आंखों से कृतिका को देख रही थी। क्या हुआ, तुम्हें ईयरफोन चाहिए या नहीं? हाँ यार, चाहिए मुझे, कहते हुए मेहर ने झटके से उसके हाथों से ईयरफोन ले लिया। फिर कृतिका और अपनी बाकी दोस्तों की ही तरह उसने भी ईयरफोन अपने कानों में लगाया और अपने मोबाइल में सेव्ड गाने सुनते हुए अपने बनाए गए नोट्स को रिवाइज करने में लग गई। इसके साथ ही अपने दोस्तों की ही तरह उसके लिए भी पूरी दुनिया शांत हो गई। क्लास के बाकी के सभी स्टूडेंट्स उन्हें देखकर अंदर ही अंदर कुढ़ रहे थे। कृतिका ने ये जानबूझकर किया था, वैसे वो और करती भी क्या, लेकिन उन चारों लड़कियों की इस हरकत से क्लास के सभी स्टूडेंट्स उन्हें गुस्से से घूर रहे थे। इससे ज्यादा वो कर भी क्या सकते थे। कृतिका अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी कर पाए, इसलिए इन कुछ दिनों में जो डेट निखिल के साथ उसने प्लान किए थे, उन सभी का लोकेशन उसने चेंज कर दिया। उनकी डेट का नया लोकेशन उसका खुद का घर था। इस वक्त निखिल अपने घर के स्टडी रूम में अपने ऑफिस का काम कर रहा था और कृतिका के लिए सुलोचना आंटी ने घर के जिम रूम को साफ कर दिया था। जिम रूम काफी बड़ा था। 3 तरफ से दीवारों के नजदीक जिम इक्विपमेंट रखे हुए थे और दीवार का चौथा हिस्सा पूरी तरह से शीशे का बना हुआ था, या उस चौथी दीवार को पूरी तरह से शीशे से कवर कर दिया गया था। ये कृतिका की परफॉर्मेंस प्रैक्टिस जैसे डांस और एक्टिंग के लिए एकदम परफेक्ट जगह थी। वो अपनी परफॉर्मेंस स्टडी बुक में मौजूद कंटेंट के हिसाब से प्रैक्टिस कर रही थी। उसके बाद उसने उन कैरेक्टर्स को परफॉर्म करने की कोशिश की जिसने उसे एनालाइज किया था। उसने उन कैरेक्टर्स की वीडियोस अपने फोन में चला दिए और फिर उनकी एक्टिंग को देख समझकर मिरर के सामने उनके सीन को परफॉर्म करने लगी। वो बार बार प्रैक्टिस करती रही, जिनमें कई तरह के एक्ट शामिल थे। अभी वो एक और सीन को परफॉर्म कर ही रही थी कि उसे जिम के दरवाजे पर आती नॉक की आवाज सुनाई दी। इसके तुरंत बाद निखिल वहां कमरे में अंदर आ गया। तुम्हारा काम पूरा हो गया? कृतिका ने रुककर निखिल से सवाल किया। निखिल ने कृतिका के हाथ में थमे स्क्रिप्ट को देखते हुए कहा, क्या तुम्हें किसी तरह की हेल्प चाहिए? कृतिका ने एक पल को सोचा, फिर बोली, तुम कुछ सीन को करने में मेरे एक्टिंग पार्टनर बन सकते हो। हाँ, क्यों नहीं, कहते हुए निखिल ने कृतिका के हाथ से वो स्क्रिप्ट ले लिया। उसने तेजी से देखते हुए कुछ पन्नों को पलटा। ये अच्छी खासी मोटी किताब थी जिसमें कई पॉपुलर फिल्मों के क्लासिक सीन्स मेंशन थे। ये कैसा रहेगा? निखिल ने एक सीन पर कृतिका का ध्यान खींचा। वो एक रोमांटिक सीन था। अचानक से कुछ रियलाइज कर निखिल ने तुरंत कृतिका से सवाल किया, परफॉर्मेंस टेस्ट के दौरान क्या तुम्हें सारे सीन अकेले परफॉर्म करने हैं या तुम्हें किसी के साथ पेयर में भी परफॉर्म करना होगा? दोनों, पहले मुझे अकेले परफॉर्म करना होगा, उसके बाद पेयर में, कृतिका ने जवाब दिया। निखिल ने कड़क आवाज में कहा, ध्यान से सुन लो, तुम अपने किसी भी मेल क्लासमेट के साथ रोमांटिक सीन परफॉर्म नहीं करोगी। निखिल की बात सुनकर कृतिका ने उसके उस हाथ को किस किया जिसमें उसने वो स्क्रिप्ट थाम रखी थी। ऐसी बात है तो फिर हमें रोमांटिक सीन की प्रैक्टिस करने की कोई जरूरत नहीं। बेचारा निखिल। चलो हम ये वाला सीन परफॉर्म करते हैं। कृतिका ने उसके हाथ से स्क्रिप्ट लेकर कुछ पन्नों को पलटकर एक खास पेज पर आते हुए कहा, ये सीन एक माँ और बेटे के बीच का सीन था। इस बार निखिल का मुंह हैरानी में खुल गया। एक बार फिर से कहना तो जरा, उसने गुस्से से अपनी भौं को उठाते हुए कृतिका को घूर कर कहा, कौन सा सीन करना है हमें? कृतिका में दोबारा वो कहने की हिम्मत नहीं थी। उसने डर कर एक कदम पीछे हटते हुए कहा, अरे मैं तो मजाक कर रही थी। लेकिन निखिल ने तेजी से अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसे अपनी बाहों में खींच लिया। फिर उस स्क्रिप्ट को पास की एक मेज पर फेंकते हुए उसने कृतिका को अपनी बाहों में उठा लिया। क्या तुम अभी मेरे साथ माँ बेटे वाला सीन परफॉर्म करने के बारे में सोच रही हो? निखिल ने भारी आवाज में उससे सवाल किया। वो लड़की जरूरत से ज्यादा डेयरिंग होती जा रही थी। नहीं नहीं, मैं तो बस मजाक कर रही थी, कृतिका ने जोर से अपने सिर को ना में हिलाया। निखिल हल्का सा हंस पड़ा। माँ बेटे वाला परफॉर्मेंस तुम किसी और के लिए छोड़ दो। मेरे साथ तुम सिर्फ हस्बैंड और वाइफ या फिर गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड की सीन ही प्रैक्टिस करोगी। ओके ओके, अब नीचे उतारो मुझे। फाइनली वो दोनों कृतिका के परफॉर्मेंस टेस्ट की प्रैक्टिस करने लग गए। लेकिन निखिल तो निखिल था। वो हर एक दो सीन के बाद जानबूझकर कोई ना कोई रोमांटिक सीन की प्रैक्टिस उसके साथ करने लग जाता था।
शरारत उसकी ऐसी थी कि जो भी सीन को वो सिलेक्ट कर रहा था, उन सभी रोमांटिक सीन में लास्ट एक या दो किसिंग सीक्वेंस जरूर होते थे। क्लास के बाद ऐसे तो कृतिका हमेशा घर पर आकर अपनी माँ अनुराधा के साथ वक्त बिताया करती थी, लेकिन वीकेंड के दिनों में जब निखिल के पास ऑफिस में कोई काम नहीं होता था, तो वो उसके घर आकर उससे मिलने के साथ अपनी एक्टिंग परफॉर्मेंस के लिए उसके जिम रोप को यूज करने से पीछे नहीं हटती थी। कुछ वक्त बाद जैसे पलक झपकने भर में ही ईयर 1 के फाइनल एग्जाम का टाइम आ गया। नेशनल फिल्म अकादमी में कल्चरल क्लास के एग्जाम ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होते थे, इन्हें बस स्कूल की रूल्स के कारण लिया जाता था। रियल फोकस तो परफॉर्मेंस एग्जाम और उसमें लाए जाने वाले ग्रेड्स का था। ये एग्जाम दो पार्ट में डिवाइडेड था, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस और फिर ग्रुप परफॉर्मेंस या पेयर में होने वाली परफॉर्मेंस। रिमझिम, मेहर और नितिका तीनों ही ग्रुप परफॉर्मेंस एग्जाम कृतिका के साथ पेयर में देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो तीन अलग अलग पर्चों में अपना अपना नाम लिखकर कृतिका के सामने उसकी आंखें बंद करवा कर रख देंगे। फिर जिस किसी के नाम की पर्ची को वो सिलेक्ट करेगी, वही लड़की कृतिका के साथ ग्रुप परफॉर्मेंस देगी। जब ऐसा किया गया तो इत्तेफाक से कृतिका ने मेहर के नाम की पर्ची उठा ली, जिसके बाद तो मेहर खुशी से उछलकर चीखने चिल्लाने लगी। कृतिका को ये बात हालांकि अजीब लग रही थी। वो तीनों लड़कियां उसकी एक्टिंग स्किल्स को कुछ ज्यादा ही बेहतर समझ रहे थे। फाइनल परफॉर्मेंस एग्जाम के बाद जब कृतिका और बाकी तीनों लड़कियां एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आई, तो वो ये देखकर हैरान हो गई कि रिया और उसकी दोनों चट्टी बट्टी वनीता, मनीषा और बाकी की कुछ लड़कियां अपना एग्जाम दे लेने के बाद भी वहां से गए नहीं थे। वो सब एग्जामिनेशन हॉल के बाहर ही उसके बाहर आने का इंतजार कर रहे थे। कृतिका, तुम्हारा परफॉर्मेंस कैसा रहा? मनीषा ने अजीब सा मुंह बनाते हुए सवाल किया। कृतिका ने बड़ा ही डिप्लोमेटिक सा जवाब दिया, रिजल्ट्स आने पर सबको पता चल जाएगा। वैसे मैं और भी अच्छा परफॉर्म कर सकती थी। कृतिका की बात का मतलब सुनने वाले यही निकालते कि उसका परफॉर्मेंस थोड़ा खराब हो गया था, लेकिन सच तो ये था कि उसका परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा था। टीचर्स की रिएक्शन की बात की जाए तो वो सब कृतिका के परफॉर्मेंस से काफी सेटिस्फाइड थे। वैसे ये कहना तो मुश्किल था कि उसे फर्स्ट प्लेस मिलेगा या नहीं, और इतना तो तय था कि उसके ग्रेड्स काफी अच्छे होने वाले थे। तुमने तो कहा था कि तुम हम सबसे बेहतर परफॉर्म करोगी, वनिता उसका मजाक उड़ाकर हंसते हुए बोली। कृतिका ने भी उसका मजाक उड़ाते हुए जवाब दिया, अच्छा, तुमने मुझे ऐसा कहते हुए कब सुना कि मैं तुम सबसे बेहतर परफॉर्म करूंगी? नहीं, तुमने कहा था, अपनी बात से मुकरो मत, मनीषा ने उसे जोर से डांटते हुए कहा। लगता है तुम्हारा परफॉर्मेंस कुछ ज्यादा ही खराब चला गया है, इसलिए अब तुम अपनी बात से भी मुकर रही हो। जो बात मैंने कही ही नहीं उससे मैं क्यों मुकरने लगी? मैंने ऐसा तो कभी नहीं कहा कि मैं तुम सबसे या पूरे क्लास से बेहतर परफॉर्म करूंगी। कृतिका ने बेरुखी से जवाब दिया। लेकिन इससे पहले कि मनीषा और वनीता आगे कुछ बोल पाती, कृतिका ने गर्व से कहा, लेकिन अब मैं ये जरूर कह सकती हूँ कि मैं तुम सबसे बेहतर मार्क्स लाऊंगी। कृतिका की बात सुनने के बाद तो वहां मौजूद सभी लड़कियों का मुंह खुला का खुला रह गया। रिया ने सीरियस होते हुए उससे सवाल किया, कृतिका, क्या तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि तुम्हारे मार्क्स मुझसे भी ज्यादा आएंगे? मनीषा और वनीता से ज्यादा तो कंफर्म आएंगे, कृतिका ने जवाब दिया। ये सुनने के बाद रिया ने अभी राहत भरी एक सांस ली ही थी कि कृतिका ने आगे कहा, और शायद तुमसे भी। बेहुदा लड़की, तुरंत रिया का पारा ऊपर चढ़ गया। तुम इतनी बदतमीज क्यों हो? इसमें बदतमीजी वाली कहाँ से आई बात? मैं तो शांति से अपना एग्जाम देकर यहाँ से लौटने वाली थी, लेकिन तुम लोगों को ये मंजूर कहाँ था? तुम लोगों को क्या लगा कि तुम लोग मेरा मजाक बनाओगे और मैं चुप रहूंगी? कृतिका ने उन्हें डांटते हुए कहा। उसके बाद वो तेज कदमों से वहां से चली गई। अपने एग्जाम पूरे कर लेने के बाद कृतिका ने अपना सारा ध्यान अपनी फिल्म मिस्टर साइको की पब्लिसिटी पर लगा दिया। आज वो अंजलि और आराध्या के साथ तलपीश के ऑफिस आई हुई थी। कृतिका, ये देखो, तुम अपने एग्जाम में बिजी थी, इसलिए उस वक्त मैंने तुम्हारा ध्यान भटकाना ठीक नहीं समझा। ये कहते हुए तलपेश ने कृतिका का ध्यान हाल फिलहाल की कुछ न्यूज पर डलवाया। कृतिका ने सच में पिछले 2 महीने से अपने एग्जाम के अलावा किसी भी दूसरी चीज पर ध्यान नहीं दिया था। वो अपने एग्जाम की प्रिपरेशन में ऐसी बिजी हुई थी कि पल दो पल के लिए ऑनलाइन भी नहीं आ रही थी और ना ही किसी भी तरह से इंटरनेट को यूज कर रही थी। जिन न्यूज के बारे में तलपेश कह रहा था, उनमें से एक न्यूज लावण्या की थी, जो कि किसी रिपोर्टर को इंटरव्यू दे रही थी। लावण्या ने रिपोर्टर के सवाल का जवाब देते हुए कहा, शुरू में मिस्टर साइको के लिए लीड रोल का ऑफर मेरे पास आया था। उसी दौरान बैटल ऑफ इंद्रावत में भी काम करने का ऑफर मेरे पास आया। उस वक्त मुझ तक को तो ये लगा कि मिस्टर साइको में काम करना थोड़ा रिस्की है। वैसे भी बैटल ऑफ इंद्रावत के डायरेक्टर मिलन सक्सेना और हीरो फैजल खान दोनों ही नेशनल अवार्ड विनर हैं।
साथ ही फिल्म में और भी कई टैलेंटेड एक्टर्स हैं। चाहे बात कास्ट की हो या प्रोडक्शन की, मैं हर कीमत पर बैटल ऑफ इंद्रावत को ही चूज करती। यहाँ मेरे पास अपने एक्टिंग टैलेंट को दिखाने का बेहतर मौका था, साथ में नेशनल अवार्ड विनर्स के साथ काम करके काफी कुछ सीखने का। रिपोर्टर आगे सवाल करता है, मैंने सुना है कि बैटल ऑफ इंद्रावत इस साल के लिए ऑस्कर की बेस्ट फॉरेन फिल्म कैटेगरी में इंडिया की तरफ से भेजी जाने वाली फिल्म की दौड़ में भी है। हाँ, आपने सही सुना है। इंडस्ट्री के कई लोग इसके लिए अभी भी कैंपेन कर रहे हैं। आफ्टर ऑल मिलन एक वर्ल्ड क्लास डायरेक्टर हैं। उन्हें उन डायरेक्टर्स की लिस्ट में रखा जाता है जो आज नहीं तो कल हमारे देश के लिए ऑस्कर लाएंगे ही लाएंगे। इतने सालों में भी वो इंडिया के लिए ऑस्कर लाने के अपने सपने को भूले नहीं है। मुझे भी उन पर पूरा विश्वास है। शायद बैटल ऑफ इंद्रावत से ही वो अपने और हमारे देश के ऑस्कर पाने के सपने को पूरा करने में कामयाब हो जाए। तो आपके कहने का मतलब ये है कि मिस्टर साइको बैटल ऑफ इंद्रावत के सामने जरा भी नहीं टिकेगी। उस रिपोर्टर ने ये सवाल किसी न किसी तरह की कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के इरादे से किया था। लावण्या कुछ पल के लिए रुक गई और उसने कहा, ये तो ऑब्वियस सी बात है ना। मैं विश करती हूँ कि मिस्टर साइको भी सक्सेस करे, लेकिन चूंकि डायरेक्टर दलपेश डायरेक्शन फील्ड में नए हैं, तो मिलन सर के सामने टिक पाना उनके लिए काफी मुश्किल होगा। लेकिन चूंकि ये उनकी पहली मूवी है, तो मैं उन्हें हर कीमत पर सपोर्ट जरूर करूंगी। लेकिन मुझे ये भी कहना होगा कि हमारे फिल्म और तलपेश की फिल्म के बीच एक बहुत बड़ा गैप है। लावण्या यही नहीं रुकी। मैं ये नहीं कह रही कि मिस्टर साइको अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी, ये बस उस फिल्म की बदकिस्मती है जो वो बैटल ऑफ इंद्रावत के साथ compete कर रही है। लेकिन तलपेश के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी की तरह भी है। उसे मिलन जैसे टॉप लेवल के डायरेक्टर के साथ compete करने का मौका जो मिल रहा है, इस तरह से उनके पास एक मौका है कि वो मिलन जैसे ग्रेट डायरेक्टर से कुछ सीख सके। लावण्या सच में काफी स्मार्ट थे। पूरे इंटरव्यू के दौरान जवाब देते हुए उसने ऐसे बिहेव किया जैसे वो कितनी हम्बल है, लेकिन वो बार बार ऐसी हिंट दे रही थी जिससे कि सुनने वाले आसानी से ये समझ सकते थे कि तलपेश के फिल्म मिस्टर साइको से उसे कितनी नफरत है। तलपेश की असिस्टेंट मीता ने बिफरते हुए कहा, जब भी मैं लावण्या का ये इंटरव्यू देखती हूँ तो मेरा खून खौल उठता है। इस लावण्या के साथ जरूर कोई ना कोई प्रॉब्लम है। उसे अपने डायरेक्टर मिलन की और अपनी फिल्म की जितनी तारीफ करनी है करे, लेकिन हमारी फिल्म को नीचा दिखाने की उसने हिम्मत कैसे की। इंटरनेट पर भी दोनों फिल्मों को लेकर वन साइडेड कमेंट्स आ रहे थे। देखना, मिस्टर साइको जरूर फ्लॉप होगी। बैटल ऑफ इंद्रावत तो मिस्टर साइको को क्रश कर देगी। मिस्टर साइको अपनी रिलीज डेट आगे क्यों नहीं बढ़ा रही? मैं तो बैटल ऑफ इंद्रावत ही देखने जाऊंगा। मिस्टर साइको पर पैसे कौन बर्बाद करेगा? एक बी लिस्ट एक्टर आया बड़ा डायरेक्टर बनने, मैं तो इसकी मूवी देखने के लिए जाने से रहा। तलपीश को अपनी एक्टिंग पर ध्यान देना चाहिए था। ये डायरेक्टर बनने की कौन सी धुन सवार हो गई है उसके सर पर। कृतिका ने शांति से उस वीडियो को देखने के बाद उस पर आए सभी कमेंट्स को पढ़ा। जितने लोगों ने कमेंट किया है उनमें से कुछ ही ओरिजिनल इंटरनेट यूजर है, बाकी के सभी फेक है। जब वो ओबेरॉय कॉर्पोरेशन के पीआर डिपार्टमेंट में काम कर रही थी, तो उसने ऐसे ही कई अकाउंट्स के साथ काम किया था। इस दौरान उसने खुद को ये पहचानने में ट्रेंड कर लिया था कि कौन से इंटरनेट अकाउंट ओरिजिनल है और कौन से फेक। क्या हम इस लड़की को ऐसे ही अपनी फिल्म को बदनाम करने देंगे? मीता की आंखों में खून उतर आया था। वो गुस्से से कांपने लगी थी। क्या इस लड़की या इसकी फिल्म की क्रू को पता भी है कि अपने फिल्म को कंप्लीट करने में हमने कितनी मुश्किलों का सामना किया है? अगर हमारी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर क्लैश करने ही वाली है, तो ये फेयर तरीके से होना चाहिए। हमारी फिल्म को नीचा दिखाने की क्या जरूरत है उन्हें? लगता है कि हमारी सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाने वाली है। क्या मुझसे पहले आपने लावण्या को यह फिल्म ऑफर की थी? कृतिका ने सवाल किया। उसके मन में पहले से ही लावण्या को लेकर बैड इमेज बन चुकी थी। कुछ वक्त पहले जब फर्स्ट क्लास लाउंज में उसकी उसके असिस्टेंट के साथ बहस हुई थी, तभी वो ये समझ गई थी कि उसकी असिस्टेंट ने ऐसा घटिया बिहेव पहली बार किसी के साथ नहीं किया था। अगर लावण्या सच में अपने असिस्टेंट को रोकना चाहती, तो उसके असिस्टेंट का एटीट्यूड उसके सामने किसी के साथ इतना बुरा तो नहीं हो सकता था। नहीं, मैंने उसे ये फिल्म कभी भी ऑफर नहीं की थी। हाँ, लेकिन मैं उसे अपनी फिल्म ऑफर करना जरूर चाहता था। मैंने कुछ एक्ट्रेस की लिस्ट बनाई थी जिन्हें मैं पहले अपनी फिल्म में साइन करना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि मैं लावण्या से कांटेक्ट करता, उसने बैटल ऑफ इंद्रावत की कास्ट को ज्वाइन कर लिया। शायद उसने किसी से सुना होगा कि मैं उसे अपनी फिल्म में लेना चाहता हूँ। वैसे भी इंडस्ट्री में खबरों का एक कान से दूसरे कान तक पहुँचना आम बात है। कल पेश ने एक्सप्लेन किया। यानी कि उसे ये फिल्म कभी भी ऑफर नहीं हुई थी।
इससे तो हमारे लिए चीजें काफी आसान हो जाएंगी। कृतिका ने तुरंत मिस्टर साइको के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट को यूज करना शुरू कर दिया ताकि वो कोई ट्वीट पोस्ट कर सके। हाल फिलहाल में मिस लावण्या ने एक इंटरव्यू में ये मेंशन किया था कि मिस्टर साइको की टीम ने फिल्म में एज ए लीड एक्ट्रेस काम करने के लिए पहले उन्हें कांटेक्ट किया था, लेकिन हम ऑफिशियली यहाँ ये बात क्लियर करना चाहते हैं कि हमारी तरफ से मिस्टर साइको में काम करने के लिए उन्हें कभी कोई ऑफर नहीं किया गया था। शायद मिस शायद मिस लावण्या को कोई गलतफहमी हो गई होगी। आगे किसी को और कोई गलतफहमी ना हो, इसलिए हम ये साफ साफ क्लियर कर दे रहे हैं कि लावण्या को हमने मिस्टर साइको में काम करने के लिए कभी कांटेक्ट नहीं किया था। इस पोस्ट के ट्विटर पर आने के बाद सबसे ज्यादा मजा तो इंटरनेट यूजर्स को आ रहा था, खासकर वैसे इंटरनेट यूजर्स जो हमेशा नए नए गॉसिप के मिलने का वेट करते ही रहते थे। ये तो ऐसा है जैसे किसी ने लावण्या के मुंह पर जोर का तमाचा मारा हो। पहले तो लावण्या ने कहा था कि मिस्टर साई को उसे ऑफर की गई थी, लेकिन फिल्म का ऑफिशियल ट्विटर पेज तो इस बात को सिरे से नकार दे रहा है। अब इन दोनों में कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ? मुझे तो ये थोड़ा स्ट्रेंज लग रहा है। लावण्या का ये इंटरव्यू तो कुछ एक दो सप्ताह पहले आया था, फिर मिस्टर साइको की तरफ से आज इस मैटर पर स्टेटमेंट क्यों आया? क्या ऐसा हो सकता है कि वो झूठ बोल रहे हैं, या उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि लावण्या के इंटरव्यू में कही बात का वो जवाब कैसे दे? मिस्टर साइको की टीम की तरफ से झूठ नहीं बोला जा रहा। उनकी टीम हमारी गॉडेस ऑफ फ्यूरी के आने का वेट कर रही होगी ताकि वो इस मैटर को एक सही तरीके से हैंडल कर सके। बिल्कुल सही। हमारी गॉडेस ऑफ फ्यूरी अपने एग्जाम्स में बिजी थी। कल फाइनली उनका एग्जाम खत्म हो गया। दैट्स अमेजिंग। कृतिका ने कल अपना एग्जाम कंप्लीट किया और आज मिस्टर साइको की तरफ से ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी आ गई। अब तो मुझे लग रहा है कि ये पब्लिक अनाउंसमेंट कृतिका ने ही लिखी होगी। सही कहा, ये काफी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट था। इसे जरूर कृतिका ने ही पोस्ट किया होगा। इस पोस्ट में उसकी पर्सनालिटी की थोड़ी थोड़ी झलक मैं साफ साफ देख सकती हूँ। सही कहा तुमने। ऐसा कुछ कृतिका ही कर सकती है। अगर कोई ये कहता है कि मिस्टर साइको के पेज से की गई अनाउंसमेंट झूठ है, तो मैं उन्हें बतला दूं कि अगर कृतिका ने ये अनाउंसमेंट की है तो ये झूठ हो ही नहीं सकता। इससे पहले अनुष्का और प्रेम को लेकर हुए स्कैंडल में उसने जो भी ट्वीट्स किए थे, जो कुछ भी उसने उनके अगेंस्ट कहा था, वो सब आगे जाकर सच निकला। यानी वो कभी झूठ नहीं बोलती है। इसका मतलब इस पोस्ट में कही गई हर एक बात सच है। कृतिका की एक पोस्ट भर से वैसे लोग जो पहले लावण्या को सपोर्ट कर रहे थे, उनमें से कई अब कृतिका और उसकी फिल्म को सपोर्ट करने लग गए थे। इधर ज्योत्सना भी कृतिक इधर ज्योत्सना ने भी कृतिका के फैन क्लब के प्राइवेट चैट में उसके फैंस को इकट्ठा करना शुरू कर दिया था। दोनों ही मूवी अभी रिलीज नहीं हुई है, फिर बैटल ऑफ इंद्रावत की टीम ये कैसे कह सकती है कि मिस्टर साइको फ्लॉप हो जाएगी? अपना मुंह खोलने पर इन लोगों को बस एक दूसरे के बारे में बुरा ही कहना आता है और कुछ नहीं। तभी अचानक से एक इंटरनेट यूजर ने ग्रुप में एक पिक्चर सेंड की। हे भगवान, मैं अंधा तो नहीं हो गया? ये देखो तो जरा तुम सब। उस इंटरनेट यूजर ने आने वाले वक्त में रिलीज होने वाली सभी मूवीज के स्केड्यूल की पिक्चर सेंड की थी। बैटल ऑफ इंद्रावत और मिस्टर साइको दोनों ही फिल्मों के लिए टिकट की प्री बुकिंग स्टार्ट हो चुकी थी। वीक में किस मूवी को कितना स्केड्यूल दिया गया है, ये भी रिलीज किया जा चुका था। मैंने अभी अभी दोनों ही फिल्म बैटल ऑफ इंद्रावत और मिस्टर साइको की टिकट की प्री बुकिंग की है। कौन सी मूवी अच्छी है और कौन सी बुरी, ये एक्चुअल में वही बंदा सही सही बतला सकता है जिसने दोनों ही फिल्मों को देखा हो। जब मैंने दोनों फिल्मों के लिए टिकट प्री बुक की तो मैंने देखा कि मिस्टर साइको की स्क्रीनिंग, यानी दिन में उसके कितने शो दिखाए जाने वाले हैं, वो बैटल ऑफ इंद्रावत को दिए गए स्क्रीनिंग टाइम से दुगने हैं। दूसरे इंटरनेट यूजर्स ने भी यही कहा। वे सब बारी बारी से बुकिंग वेबसाइट पर दोनों फिल्मों को दिए गए स्क्रीनिंग टाइम की इमेज पोस्ट करने लग गए। मिस्टर साइको को साफ तौर पर ज्यादा स्क्रीन टाइम दिया गया था। बैटल ऑफ इंद्रावत को मिले शोज और मिस्टर साइको को मिले शोज में एक बड़ा गैप था। चूंकि बैटल ऑफ इंद्रावत को एक हॉलीवुड लेवल की डायरेक्टर मिलन सक्सेना ने डायरेक्ट किया था, इसलिए उसकी फिल्म एक हाईली एंटिसिपेटेड फिल्म थी। लेकिन इसके बावजूद भी उसे मिले स्क्रीन टाइम काफी कम थी। मीडिया के साथ साथ इंटरनेट यूजर्स भी इस बात से शॉक्ड थे। ऐसा कब से होने लग गया कि मिलन जैसे काबिल डायरेक्टर की मूवी को थिएटर में ज्यादा स्क्रीन टाइम नहीं मिल पा रहा? आखिर वो इस मामले में मिस्टर साइको से हार कैसे गए? ध्यान से देखने पर यह मालूम हुआ कि जिस सिनेमा ऑपरेटर ने बैटल ऑफ इंद्रावत की सबसे कम बुकिंग की थी,
वो ओबेरॉय कॉरपोरेशन सिनेमा थी। ऐसे किसी सिनेमा ऑपरेटर का किसी फिल्म की कम स्क्रीनिंग करना एक आम बात थी, लेकिन यह बात ओबेरॉय कॉरपोरेशन की सिनेमा ऑपरेटर चेन की हो रही है, जो कि देश में 50 से 60% थिएटर को अकेले ही मैनेज करती थी। इन्हें ओबेरॉय सिनेमा ऑपरेटर्स के बैटल ऑफ इंद्रावत को कम स्क्रीनिंग दिए जाने का मतलब यही था कि उनकी फिल्म की नैया तो डूबी ही डूबी। इस बात पर ध्यान जाते ही एक रिपोर्टर ने तुरंत ही ओबेरॉय कॉरपोरेशन सिनेमा ऑपरेटर के हेड का इंटरव्यू ले लिया। उस हेड ने बताया कि स्क्रीनिंग को शेड्यूल करने के दौरान हमने दोनों ही फिल्मों को ध्यान से देखा और परखा। दोनों ही फिल्मों के डायरेक्टर ने फिल्म में कमाल का निर्देशन किया है, लेकिन दोनों ही फिल्मों को लेकर हमारी प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स की ऑब्जर्वेशन के हिसाब से मिस्टर साइको लोगों को ज्यादा पसंद आ सकती है। इससे ज्यादा मैं कुछ और नहीं कह सकता। आप समझ सकते हैं, मेरे ऊपर भी कई सीनियर्स है, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि मिस्टर साइको की टिकट लेने वाला कोई भी फैन इस फिल्म से निराश नहीं होगा। इस स्टेटमेंट को सुनने के बाद हर कोई स्पीचलेस था। एक तरह से मिस्टर साइको के लिए सबसे बड़ा प्रमोशन था। आमतौर पर जब सिनेमा ऑपरेटर्स अपने थिएटर्स में फिल्मों को स्क्रीन टाइम देते हैं, तो किस फिल्म को कितना स्क्रीन टाइम देना है, ये वो फिल्मों की क्वालिटी के हिसाब से तय करते थे। नहीं तो अगर उन्होंने किसी बेकार फिल्म को ज्यादा स्क्रीन टाइम दे दी, तो ऐसे में उन्हें फायदा होने की जगह ज्यादा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि किसी बेकार फिल्म को देखने के लिए लोग थिएटर क्यों आएंगे। इससे ये बात तो क्लियर हो गई थी कि मिस्टर साइको बैटल ऑफ इंद्रावत से थोड़ी बेहतर फिल्म तो जरूर थी। ओबेरॉय कॉरपोरेशन सिनेमा ऑपरेटर हेड के उस इंटरव्यू के बाद सभी इंटरनेट यूजर्स जिन्होंने मिस्टर साइको की टिकट्स को प्री बुक कर लिया था, उन्होंने अपने अपने टिकट्स ट्विटर पर शेयर करना शुरू कर दिया। मैं तो पहले ही मिस्टर साइको की टिकट ले चुकी हूँ, अब बस फिल्म के रिलीज होने का इंतजार है। दूसरी तरफ बैटल ऑफ इंद्रावत, जिसे पहले ही काफी कम स्क्रीनिंग मिली थी, वो लाइमलाइट से भी बाहर हो गई। उनके फिल्म की प्री बुकिंग सिरे से ही फ्लॉप हो चुकी थी। मिलन तो एकदम से पागल हुआ जा रहा था। उसने तुरंत लावण्या के मैनेजर को कॉल किया। क्या लावण्या पागल हो गई है? क्या जरूरत थी उसे हमारे फिल्म की प्रमोशन के दौरान हमारी कॉम्पिटिटिव फिल्म की बुराई करने की? उसकी वजह से हमारी फिल्म तो जैसे एक मजाक बनकर रह गई है। मिलन सर, आई एम रियली वेरी सॉरी। लावण्या ने सोचा नहीं था कि उसके इंटरव्यू से ऐसा कुछ हो जाएगा। उससे ये गलती अनजाने में हुई है। लावण्या के मैनेजर ने तुरंत एक्सप्लेन किया। लावण्या एक्चुअल में मिलन की चापलूसी कर उसे खुश करना चाहती थी। वैसे भी जैसा स्टेटस मिलन का फिल्म इंडस्ट्री में था, उसे देखते हुए लावण्या ने डायरेक्टर तल्पेश को नीचा दिखाने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। उसे यही लग रहा था कि चाहे तल्पेश कितनी भी मेहनत क्यों न कर ले, वो कभी भी डायरेक्शन लाइन में मिलन के स्टेटस तक नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन उसके दिए गए इंटरव्यू के तुरंत बाद ओबेरॉय कॉरपोरेशन ने जो कदम उठाया था, वो उसके मुंह पर एक जोरदार तमाचे के जैसा था। लेकिन वो तो खुद ही ओबेरॉय कॉरपोरेशन के अंडर साइन सेलिब्रिटी थी, फिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? इसी वजह से उसने अपने मैनेजर को तुरंत ओबेरॉय कॉरपोरेशन से इस बात की कंप्लेंट करने को कहा। लेकिन उसके मैनेजर की कंपनी में कॉल करने पर आर्टिस्ट डिपार्टमेंट के मैनेजर रत्नाकर ने उल्टा उसे ही फटकार लगा दी। मैं खुद लावण्या को कॉल करने ही वाला था। लावण्या के डायरेक्टर मिलन की चापलूसी करने से मेरा कोई लेना देना नहीं। ये उसका अपना पर्सनल मैटर है और उसकी अपनी पर्सनल चॉइस है। लेकिन इस चक्कर में वो ये कैसे बोल गई कि उसकी फिल्म के साथ साथ ओबेरॉय कॉरपोरेशन ने मिस्टर साइको को भी प्रोड्यूस किया है? उस लड़की को इस फिल्म से इतनी नफरत क्यों है? अगर बैटल ऑफ इंद्रावत सच में एक बहुत अच्छी फिल्म है, तो उसे क्या जरूरत पड़ गई किसी और फिल्म की बुराई करने की? उसने गलती खुद की है, फिर हमसे कंप्लेन करने का ख्याल उसके मन में आया कैसे? उस लड़की को वार्न करो कि फ्यूचर में वो अपने मुंह पर कंट्रोल रखे। कंपनी ने अब तक उसकी गलती के लिए उसे कोई पनिशमेंट नहीं दी थी। उसके बाद भी उसने हमसे कंप्लेन करने की हिम्मत की। अब हमें उसे पनिश करना ही होगा। रत्नाकर की डांट से शर्मिंदा हुए लावण्या के मैनेजर ने उसकी कही बात लावण्या को बतला दी। इस बार सच में तुमने गधों वाला काम किया है लावण्या। क्या गधों वाला काम किया है मैंने? ये तो तय था कि मिस्टर साइको हमारी फिल्म के सामने टिक नहीं सकती है। लावण्या ने जिद्दीपन दिखाते हुए बेरुखी से कहा। उन लोगों को अपनी फिल्म की डेट चेंज कर देनी चाहिए थी। उनकी हिम्मत कैसे हुई ये सोचने की कि उनकी फिल्म मिलन सर की फिल्म से कॉम्पीट कर सकती है? ठीक है, मैं तुम्हारी बात समझ गया, लेकिन अब तुम मुझे ये बताओ कि ये सब करने से तुम्हें क्या फायदा हुआ? लावण्या का मैनेजर बिफर पड़ा। तुमने मिलन का फेवर पाने के लिए ये सब किया, लेकिन हुआ क्या? मिलन का फेवर तो तुम्हें मिला नहीं, ऊपर से तुमने उस कंपनी को भी नाराज कर दिया जिसके अंडर तुम कॉन्ट्रैक्ट में हो। अब इंतजार करो कि वो तुम्हारे लिए कौन सी पनिशमेंट तय करते हैं। आखिर में जल्दी ही लावण्या को
ओबेरॉय कॉरपोरेशन की तरफ से एक मेल मिल गया। उस मेल में लिखा हुआ था कि मिस लावण्या, आने वाले 6 महीने में होने वाले आपके सारे इवेंट्स हमने कैंसिल कर दिए हैं। उन्हें ऐसा करने की क्या जरूरत थी? मैंने बस कुछ बातें गलत कही थी, क्या इसके लिए इतनी बड़ी पनिशमेंट जरूरी है? लावण्या नाराज थी। वो सीधे निखिल से इस बारे में बात करना चाहती थी। इसलिए बिना कोई अपॉइंटमेंट फिक्स किए वो ओबेरॉय कॉरपोरेशन आ पहुंची। अनुपम ने उसका स्वागत किया। किस्मत से आज सीईओ सर काफी बिजी हैं और उनके पास किसी से मिलने का जरा भी वक्त नहीं। नेक्स्ट टाइम प्लीज आप अपॉइंटमेंट जरूर ले लीजिएगा, उसके बाद ही मैं आपको निखिल सर से मिलवा पाऊंगा। अनुपम, मेरी इशू कुछ खास बड़ी नहीं है। मुझे बस इतना लग रहा है कि मेरी एक छोटी सी गलती को कंपनी तिल का ताड़ बना रही है। अनुपम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मिस लावण्या, आप एक बड़ी स्टार हैं, आपका करियर भी सही रास्ते पर बढ़ रहा है, लेकिन क्या आप कंपनी के रूल्स को भूल गई? अगर कंपनी के अंदर साइंड सेलिब्रिटी, चाहे वो कितना भी बड़ा स्टार क्यों ना हो, कोई गलती करता है तो कंपनी उसे पनिश जरूर करती है। पब्लिक में कुछ भी कहने से पहले हर सेलिब्रिटी को ये ध्यान रखना होता है कि वो किसी के खिलाफ कुछ गलत तो नहीं कह रहा। ये मत सोचिए कि चूंकि आप एक बड़ी स्टार बन चुकी हैं तो आप पर कंपनी के रूल्स लागू नहीं होंगे। डोंट बी टू एरोगेंट। इससे पहले भी अपनी जानबूझकर की गई गलतियों के कारण कुछ सेलिब्रिटीज को कंपनी बैन कर चुकी है। क्या आप ये बात भूल गई? अगर मैं आपकी जगह होता तो खुद को मिली इस पनिशमेंट के बाद खुद को शांत कर इस बात पर ध्यान देता कि मुझसे कहाँ गलती हुई है और कैसे मैं अपनी पब्लिक इमेज को बेहतर तरीके से मेंटेन कर सकूं। अनुपम ने आगे कहना जारी रखा, खैर, ये ऑर्डर डायरेक्ट सीईओ सर ने दिया है, इसलिए अगर आप उनसे मिल भी लेती हैं तो अपनी पनिशमेंट में कोई चेंज नहीं आने वाला। अनुपम के चेहरे पर इस वक्त लावण्या को नीचा दिखाने वाले मुस्कुराहट थे। उसकी बातों से शर्मिंदा होकर लावण्या का चेहरा शर्म से लाल हो गया, लेकिन वो बुरी तरह गुस्सा थी। वो अपनी गलती मानने को तैयार नहीं थी, और ये बात भी कि पॉपुलर होने के बाद से वो थोड़ी एरोगेंट हो गई है। ठीक है, इसके अलावा लावण्या और कह भी क्या सकती थी। अंदर ही गुस्से से उबलती हुई वो वहां से लौट गई। लेकिन क्या वो अगले 6 महीने तक के अपने सारे इवेंट्स का कैंसिल होना बर्दाश्त कर सकती थी? बिल्कुल भी नहीं। वैसे 6 महीने कोई खास लंबा समय नहीं था। जो पनिशमेंट उसे दी गई थी वो बहुत ज्यादा बुरी या अनफेयर नहीं थी, लेकिन लावण्या ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचती थी। लोगों की नजरों से 6 महीने तक दूर रहना, ऐसे में अगर कोई दूसरी एक्ट्रेस उसकी जगह टॉप पर आ गई तो क्या होगा? अगर इस दौरान उसकी पॉपुलैरिटी कम हो गई तो? वैसे भी आजकल नई हीरोइंस किसी तूफान की तरह इंडस्ट्री में आ रही थी और इनमें से कई तेजी से पॉपुलर भी हो रही थी। तो चाहे जो भी हो जाए, वो किसी भी कीमत पर अपनी पॉपुलैरिटी तो कम नहीं होने देने वाली थी। उसे कोई रास्ता ढूंढना ही होगा। इस दौरान डायरेक्टर मिलन की फिल्म का अभी भी प्रीमियर होना बाकी था, लेकिन उसकी फिल्म की रेपुटेशन ऑलरेडी बर्बाद हो चुकी थी। पब्लिक उसकी फिल्म के रिलीज होने से पहले ही उसका मजाक उड़ा रही थी, जिससे कि वो बुरी तरह गुस्से में था। उसने अपनी सेलिब्रिटी टीम से कांटेक्ट किया और उन्हें कहा कि वो फिल्म को पॉजिटिवली प्रमोट करने का कोई आइडिया उसके सामने रखें। फिल्म को लेकर क्यों ना एक ट्रैजिक भरी स्टोरी लोगों तक पहुंचाई जाए। उन्हें ये बतलाया जाए कि फिल्म की शूटिंग के दौरान हमें कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन जैसे ही बात फिल्म की रिलीज की आई तो हमारी फिल्म को जानबूझकर कम स्क्रीन टाइम दी गई। बढ़िया, ये तरीका अपनाते हैं। मिलन उस आइडिया के लिए तुरंत राजी हो गया। जल्दी अभी फिल्म की पब्लिसिटी टीम ये डिस्कस कर ही रही थी कि उन्हें कैसे क्या करना है। कोई क्रू मेंबर अचानक से चिल्ला उठा कि देखो इंटरनेट पर क्या आया हुआ है। उसके चिल्लाने से सभी हैरान हो गए, इसलिए तुरंत उन्होंने उसके मोबाइल पर आए आर्टिकल को देखा। हद है, या तो ये लोग जरूरत से ज्यादा तेज हैं या फिर हम उनसे थोड़ा स्लो। ये जरूर जरूर उस कृतिका का काम होगा। उन सभी ने उस लंबे पोस्ट को पढ़ा जो कि मिस्टर साइको फिल्म के असिस्टेंट डायरेक्टर ने पोस्ट की थी। हमारी फिल्म ने 3 महीने तक फिल्म की शूटिंग की। शुरू में डायरेक्टर तल्पेश ने इस फिल्म के लिए कई एक्ट्रेस से बात की थी, लेकिन किसी भी एक्ट्रेस ने उन्हें फिल्म की स्क्रिप्ट तक उन सबको सुनाने का मौका नहीं दिया। फाइनली एक एक्ट्रेस किसी तरह फिल्म में काम करने के लिए राजी हुई और फिल्म की शूटिंग स्टार्ट होने के 1-2 दिन पहले उसने ड्रामा कैसा किया ये तो आप सब जानते ही हैं। हम फिल्म की शूटिंग को लेकर लगातार किसी न किसी प्रॉब्लम का सामना करते ही रहे। असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट में लिखी हर एक बात काफी सिंसियर लग रही थी। लोगों का दिल उसके पोस्ट को पढ़ने के बाद दुखने लगा था, खासकर तब जब उन्होंने ये पढ़ा कि कैसे फिल्म की लीड एक्ट्रेस और एक्टर दोनों को ही फिल्म की शूटिंग के वक्त एक्शन सीक्वेंस करने के दौरान कई बार चोटें आई थी। उन दोनों ने ही
किसी एक्शन सीन के लिए बॉडी डबल का इस्तेमाल करने से मना कर दिया था। अपनी पोस्ट करने के बाद उस असिस्टेंट डायरेक्टर ने कृतिका से बेचैन होते हुए पूछा, इस पोस्ट से कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? बिल्कुल भी नहीं, कृतिका ने पोलाइटली जवाब दिया। ये पहली बार है जब मैं मिलन जैसे किसी फेमस डायरेक्टर की फिल्म के अगेंस्ट जाकर कुछ पोस्ट कर रही हूँ। ऐसा करके थोड़ा गिल्टी और नर्वस होने के साथ साथ मुझे अजीब सा रोमांच भी महसूस हो रहा है। असिस्टेंट डायरेक्टर ने अपनी दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ते हुए कहा, इससे पहले क्या कभी ऐसा हुआ था कि डायरेक्टर मिलन की किसी फिल्म को थिएटर में ठीक से टाइम स्लॉट तक नहीं मिल पाया था? लोग क्या कह रहे थे इस बात को इग्नोर भी कर दिया जाए तो भी पूरा एंटरटेनमेंट सर्कल तलपेश और उसकी फिल्म के रेस्पेक्ट करने के साथ साथ उसकी तारीफ भी कर रहा था। बस सिर्फ तुम नहीं, मैं भी हूँ, तलपेश ने अपने असिस्टेंट डायरेक्टर से कहा और उसी की तरह जोर से अपनी हथेलियों को आपस में रगड़ने लगा। एज ए डायरेक्टर ये मेरी पहली फिल्म है जिसका प्रीमियर तक नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी ये लोगों के बीच अभी से पॉपुलर हो गई है, जो एक बहुत बड़ी खबर है। इंडस्ट्री के सारे डायरेक्टर्स मिलन की रिस्पेक्ट करते हैं और साथ ही उससे डरते भी हैं। और एक मुझे देखो, अपनी डेब्यू मूवी ही मैं उसकी फिल्म के अगेंस्ट रिलीज कर रहा हूँ, चाहे मेरी फिल्म फ्लॉप हुई या हिट। आने वाले कई साल में ताल ठोक कर कहूंगा कि मैंने एज ए डायरेक्टर अपना डेब्यू मिलन जैसे नामी गिरामी डायरेक्टर के अगेंस्ट किया है। मेरे ख्याल से अब मिलन की बर्दाश्त की सीमा भी खत्म हो चुकी होगी। जल्दी ही वो मीडिया में कुछ न कुछ जरूर कहेगा। कृतिका चालाकी से मुस्कुराते हुए बोली, वो गलत नहीं कह रही थी। ट्विटर पर अगले ही दिन मिलन का पोस्ट आ गया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझ तक को ऐसे सिचुएशन का सामना करना पड़ जाएगा। जिस फिल्म को शूट करने में मुझे न जाने कितनी ही मुश्किलों का सामना करना पड़ा, आज उसी फिल्म को स्क्रीनिंग के लिए प्राइम टाइम स्लॉट नहीं दिया जा रहा। क्या इससे एक बेहतरीन मूवी फ्लॉप नहीं हो जाएगी? किसी एक फिल्म को प्रॉपर टाइम स्लॉट मिलना और दूसरी को नहीं, क्या ये इंडस्ट्री में चल रहे करप्शन का हिस्सा नहीं? आखिर कब तक इस तरह का करप्शन इंडस्ट्री से खत्म होगा? उसकी पोस्ट के आने के बाद ही कई फैंस तुरंत मिलन को सपोर्ट करने लग गए। ट्विटर पर ये देखते ही तलपेश घबरा गया। हम कितने भी पॉपुलर क्यों ना हो जाएं, मिलन से कम्पीट नहीं कर सकते। उसके एक पोस्ट भर से ही लाखों लोग ट्विटर पर उसे सपोर्ट करने आ गए हैं। इस दौरान कृतिका ने कुछ फेमस मीडिया अकाउंट से कांटेक्ट किया, जिनके साथ वो पहले भी काम कर चुकी थी। कुछ देर बाद ही वे सभी अकाउंट ट्विटर पर कुछ न कुछ पोस्ट करने लगे। एट स्किन एंटरटेनमेंट की तरफ से 2 फोटो ट्विटर पर पोस्ट किए गए। क्योंकि बैटल ऑफ इंद्रावत एक बिग बजट फिल्म थी, तो उन्होंने फिल्म के स्पेशल इफेक्ट्स पर पैसा पानी की तरह बहाया था, जिस वजह से उनकी ज्यादातर सीन्स ग्रीन पर्दे पर फिल्माए गए थे। इस वजह से बैटल ऑफ इंद्रावत फिल्म के सेट पर लिए गए सभी फोटोज भी ग्रीन पर्दे के सामने ही लिए गए थे। दूसरी तरफ मिस्टर साइको रियल लोकेशन पर फिल्माई गई थी, जिसमें दर्शाए गए एक्शन सीन्स भी ज्यादा शानदार और धांसू शूट हुए थे। उन दोनों पिक्स को पोस्ट करने के बाद एट स्क्रीन एंटरटेनमेंट ने बस एक स्टेटमेंट उन पिक्स के साथ पोस्ट किया। किस फिल्म को शूटिंग के दौरान ज्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ा, इन पिक्स को देखकर आप सब आसानी से समझ सकते हैं। उस पोस्ट को देखने के बाद इंटरनेट यूजर्स अपना पेट पकड़कर हंसने लगे। मिलन की हिम्मत तो देखो, वो अभी भी ये कह रहा है कि अपनी फिल्म को शूट करने में उसे ढेर सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। एक वो है जिसने एयर कंडीशन में बैठकर ग्रीन पर्दे के सामने अपनी फिल्म की शूटिंग की, और दूसरी तरफ तलपेश है जिसने राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में तपती गर्मी के बीच रियल लोकेशन पर अपनी फिल्म की शूटिंग की। अब बताओ कि किसे शूटिंग करते वक्त मुश्किलों का सामना करना पड़ा होगा? क्या ये मिलन हम सभी इंटरनेट यूजर्स को बेवकूफ समझता है? इंटरनेट यूजर्स ने तुरंत मिलन का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मैं कितना बड़ा डायरेक्टर हूँ, लेकिन अगर मुझे अपनी फिल्म के लिए प्राइम स्लॉट नहीं दिया गया तो मैं निहायत ही बेशर्म बन जाऊंगा। अपनी हंसी उड़ती देख मिलन का पारा उसके सिर पर चढ़ गया। इन लोगों को कुछ पता भी है क्या, जो ये मुझे लेकर अनाप शनाप बके जा रहे हैं? उसी वक्त लावण्या ने ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट किया। मैं अपने पिछले इंटरव्यू में किए गए अपने कमेंट्स को लेकर आप सभी से माफी मांगना चाहती हूँ। मुझे दूसरी मूवी को लेकर कुछ भी गलत नहीं कहना चाहिए था, लेकिन मैं अभी भी अपनी मूवी को सपोर्ट करती हूँ और आप सभी दर्शकों से सच्चे दिल से गुजारिश करती हूँ कि प्लीज आप सब हमारी फिल्म बैटल ऑफ इंद्रावत को जरूर देखने आए। इंटरनेट पर आए दूसरे लोगों के नेगेटिव कमेंट्स से खुद को भटकने मत दें। हैरानी की बात यह थी कि लावण्या की पोस्ट के तुरंत बाद उसके पोस्ट को सपोर्ट करते हुए रिया का भी एक पोस्ट ट्विटर पर आया। मेरा सपोर्ट लावण्या के साथ है।
लावण्या, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है। ये साफ जाहिर है कि कोई है जो तुम्हारे खिलाफ चाल चलकर तुम्हारी फिल्म को बदनाम कर रहा है। ये बोलो मत कि मिस्टर साइको फिल्म की लीड एक्ट्रेस कृतिका है। वो कृतिका जो कि प्रोफेशनल पीआर भी रह चुकी है, दूसरों के लिए मुश्किलें खड़ी कर अपनी फिल्म को हिट करवाने में वो माहिर है। इसलिए मैं ऑडियंस से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वे उसके फैलाए जाल में ना फंसे। रिया की पोस्ट के बाद कई इंटरनेट यूजर्स ने एक साथ उन दोनों को सपोर्ट किया। थोड़ी देर बाद एक डायरेक्टर ने भी उन दोनों के सपोर्ट में एक ट्वीट किया। हर डायरेक्टर को अपनी फिल्म पूरी सिंसियरिटी के साथ बनानी चाहिए। मैं किसी भी तरह के स्कैंडल और साजिशों के खिलाफ हूँ। बेहतर होगा कि हम फिल्म के टैलेंट पर फोकस करें, ना कि साजिशों पर। एक और डायरेक्टर जो कि मिलन का फेवर पाना चाहता था, वो भी उसके फिल्म के सपोर्ट में आ गया। मुझे नहीं पता कि किन मेथड्स को यूज कर मिस्टर साइको ने खुद की फिल्म के लिए सभी प्राइम स्लॉट्स बुक कर लिए हैं, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि डायरेक्टर मिलन के साथ ये काफी गलत हो रहा है। इसलिए मैं पहले तो मिस्टर साइको को बॉयकॉट करूंगा, साथ ही मैं कृतिका और उसके फ्यूचर में आने वाली सभी फिल्मों को बॉयकॉट करूंगा। ऐसा इसलिए क्योंकि वो अपनी फिल्मों को पॉपुलर बनाने के लिए अपनी एक्टिंग स्किल्स की जगह अजीब तरह के घटिया और बेहुदा हथकंडों का इस्तेमाल करती है। क्या कृतिका को ऐसा लगता है कि पहली बार दूसरों के खिलाफ साजिश रचकर उसने जो सक्सेस पाई थी वही सक्सेस उसे हर बार मिलेगी? मैं एक बात क्लियर कर दूं, अगर तुम एक ही तरीके को बार बार यूज करोगे तो लोग तुम्हें पसंद करने की जगह तुमसे नफरत करने लगेंगे। एक प्रोफेशनल पीआर से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है? कृतिका, अपनी पब्लिक रिलेशन एक्सपर्टीज को यहाँ मत लाओ। डायरेक्टर मिलन देश के सबसे बेहतरीन डायरेक्टर्स में से एक है। उनके खिलाफ साजिशें करके कृतिका ने न सिर्फ उनकी इंसल्ट की है, बल्कि एक अच्छी मूवी को भी लोगों की नजर से गिरा दिया है। कृतिका, अपनी हद में रहना सीखो और साजिशें करना बंद करो। मिस्टर साइको को लेकर की जा रही सभी बेहुदा पोस्ट को देखकर तलपीश भड़क उठा। कैसे जाहिल लोग हैं ये सब। मिलन की चापलूसी करने के चक्कर में न सिर्फ ये लोग हमारी मूवी के बारे में अनाप शनाप बोल रहे हैं, बल्कि ये सब कृतिका के खिलाफ भी उटपटांग बातें करने लगे हैं। मिलन और लावण्या की बस एक पोस्ट के बाद उसे सपोर्ट करने वाले सभी डायरेक्टर्स हमें फटकार रहे हैं और उस मिलन के तलवे चाटने की दौड़ में लग गए हैं। कितनी घिनौनी हरकत है ये। उन्हें सपोर्ट करने वाले कई इंटरनेट यूजर्स ऐसे भी थे जो कम्प्लीटली फेक थे, जिन्हें स्पेशली कृतिका को टारगेट करने के लिए हायर किया गया था, और कुछ रियल इंटरनेट यूजर्स भी थे जिन्हें सच्चाई के बारे में कुछ भी नहीं मालूम था। कृतिका का साजिशें करना सच में बुरा नहीं है, लेकिन अगर वो हर बार ऐसा करेगी तो शायद हम उसे पहले की तरह पसंद नहीं करेंगे। तुम्हें अपने टैलेंट पर भरोसा करना चाहिए। बेकार की साजिशें कर थोड़ा सा एक्स्ट्रा फेम पाना, क्या हम तुम्हें बेवकूफ लगते हैं जो हमें ये सब समझ में नहीं आएगा? कुछ इंटरनेट यूजर्स जो किसी की भी साइड ना लेकर बस शांति से इस पूरे इंसिडेंट पर नजर रखे हुए थे, उन्होंने भी अब मिलन की साइड लेना शुरू कर दिया था। लेकिन उनमें से कुछ ऐसे भी थे जो ईमानदारी से उसे क्रिटिसाइज भी कर रहे थे। मिलन की इमेजिनेशन पिछले काफी वक्त से लगातार खराब होती जा रही है। हाल के कुछ सालों में वो हॉलीवुड में एंटर करने की कोशिश में कुछ ज्यादा ही लगा हुआ है। उसकी फिल्मों में इस बात की झलक साफ साफ दिख जाती है कि ये डायरेक्टर हॉलीवुड फिल्मों को कितना पसंद करता है। अगर हमें हॉलीवुड फिल्मों की मजे ले रहे हैं तो उनकी तर्ज पर बनी हुई कोई फिल्म देखने की जगह हम सीधे कोई हॉलीवुड फिल्म ही देख लेंगे। क्या जरूरत पड़ी है हमें मिलन की फिल्म देखने की, जिसमें एक्चुअल में हॉलीवुड जैसी कोई बात नहीं होती सिवाय नकल के। हाँ, अब तो उसकी फिल्में बस स्पेशल इफेक्ट्स के भरोसे चलती हैं। फिल्म की कहानी कैसी है इसका तो उसे ख्याल ही नहीं। तुम लोगों को जरूर कृतिका ने हायर किया होगा, है ना? कितनी बेशर्म है वो। मिलन की फिल्म में किस लेवल की है और कितनी अच्छी है ये रियल इंटरनेट यूजर्स जानते हैं। तुम भाड़े के इंटरनेट यूजर्स को अपना मुंह बंद रखना चाहिए। मैं तुम्हारी ही तरह बस अपने मन की बात कह रहा था। ऐसा करने से मैं भाड़े का इंटरनेट यूजर कैसे हो गया? क्या मिलन और उसकी फिल्म को सपोर्ट करने वाले ही रियल इंटरनेट यूजर्स हैं और जो उसे सपोर्ट नहीं कर रहे वो फेक? ये तो कोई नई बात पता चली आज मुझे। कृतिका के रियल फैंस भी अब चीजों को संभाल नहीं पा रहे थे। कृतिका, प्लीज कुछ कहो, इन घमंडी लोगों को सबक सिखाना जरूरी है। ज्योत्सना कृतिका की फैन क्लब के मेंबर को लीड करते हुए कृतिका की फुल सपोर्ट में ट्विटर पर उसे डिफेंड कर रही थी। लेकिन मिलन, लावण्या, रिया और तीनों के फैंस ने बड़ी ही आसानी से कृतिका के फैंस को जुबानी जंग में हरा दिया। ठीक इसी बीच एक इंटरनेट यूजर मिस स्वीट एम ने ट्विटर पर पोस्ट किया, मैं नेशनल फिल्म एकेडमी की एक स्टूडेंट हूँ और इत्तेफाक से कृतिका और रिया के ही क्लास में पढ़ती हूँ।
एक बात मैं आपको बता दूं कि कृतिका काफी एरोगेंट है और उसका बिहेवियर भी क्लास के बाकी स्टूडेंट्स के प्रति काफी खराब है। हाल के सेमेस्टर एग्जाम में भी उसने घमंड में सबसे कहा कि उसके मार्क्स क्लास के सभी स्टूडेंट से ज्यादा आएंगे, यहाँ तक कि रिया से भी ज्यादा। उस यूजर आईडी के नाम को पढ़ने के बाद कृतिका पल भर में समझ चुकी थी कि वो आईडी मनीषा की थी। मनीषा की ही तरह बाकी स्टूडेंट्स भी अब उसके सपोर्ट में आकर ट्विटर पर कृतिका को टारगेट करने लग गए थे। इससे इंटरनेट यूजर्स को यकीन होने लगा कि कृतिका के बारे में जो कुछ भी कहा जा रहा है सही कहा जा रहा है। लगता है कृतिका को फिल्मी दुनिया की हवा अभी से लग गई है। बस एक फिल्म और घमंड तो देखो उसका। नेशनल फिल्म एकेडमी के सभी स्टूडेंट्स स्कूल जैसे ही तुम सबके सेमेस्टर रिजल्ट्स जारी करती है, तुम सब उसे यहाँ पोस्ट जरूर करना, फिर देखना कि कृतिका कितनी ज्यादा एम्बैरेस फील करती है। ज्योत्सना ने तुरंत कृतिका का बचाव किया। कृतिका ऐसी लड़की नहीं है, शायद वो ऐसे पहले नहीं होगी, लेकिन तुम ये कैसे कह सकती हो कि पॉपुलैरिटी पाने के बाद उसमें बदलाव नहीं आया होगा? किसी ने ज्योत्सना से ये सवाल किया। दूसरी तरफ रिमझिम, मेहर और नितिका ये सब देख गुस्से से पागल हुए जा रहे थे। रिमझिम ने तो तुरंत कृतिका को कॉल भी कर दिया। कृतिका, ट्विटर पर इस वक्त कौन सी बात ट्रेंड कर रही है, क्या तुमने देखा? मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि बस एक प्रमोशन पोस्ट से इतने सारे लोग मुझे लेकर हेट कमेंट्स करने लगेंगे। लोगों की बात छोड़ो, मुझे प्रॉब्लम हमारे स्कूल के अपने क्लासमेट से है। इन्होंने तो हद ही कर दी। क्लास में तुम्हें लेकर हेट कमेंट्स करना एक अलग बात थी, लेकिन अब यहाँ ट्विटर पर भी ये लोग वही काम कर रहे हैं। खैर, मैंने मेहर और नितिका से बात कर ली है। भले ही हम बस 3 लोग हैं, लेकिन हम तुम्हारे सपोर्ट में ट्विटर पर जरूर आएंगे। हम तीनों हमेशा तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। रिमझिम ने फैसला कर लिया था। वो अपने सभी क्लासमेट से काफी गुस्सा भी थी। ये बात उसके बोलने के ढंग से साफ झलक रही थी। नहीं, ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। तुमने देखा ना, इंटरनेट यूजर्स कैसे मेरी फैन ज्योत्सना को टारगेट कर उसे खरी खोटी सुनाने लग गए हैं। अभी तुम सब बस एक सिंपल स्टूडेंट हो। इंटरनेट यूजर्स का तुम सबको टारगेट कर इमोशनली हर्ट करना काफी आसान है, इसलिए तुम्हें इन लोगों को खुद को चोट पहुंचाने का कोई मौका नहीं देना चाहिए। कृतिका ने रिमझिम को समझाया। लेकिन क्या तुम्हें इन लोगों के ऐसे बिहेवियर से डर नहीं लग रहा? रिमझिम ने कृतिका की चिंता करते हुए सवाल किया। मुझे अब इसकी आदत हो गई है। इस तरह की सिचुएशन से मैं कई बार गुजर चुकी हूँ, लेकिन अब इन बातों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम लोगों ने भी ऐसी सिचुएशन को पहले कभी फेस किया होता, तो मैं तुम तीनों को मेरे सपोर्ट में खड़े होने से मना नहीं करती। लेकिन कई इंटरनेट यूजर्स ट्विटर जैसी जगह पर होती जुबानी जंग में अपनी लिमिट क्रॉस करने से पीछे नहीं हटते। इसलिए उनके हेटफुल कमेंट्स को पढ़ना कईयों को मेंटली हर्ट कर देता है। इसलिए प्लीज, ना तो तुम मेरी सपोर्ट में ट्विटर पर कोई पोस्ट करो और ना ही मेहर और नितिका को ऐसा कोई पोस्ट करने दो। कृतिका ने आगे कहा, मैं समझती हूँ कि तुम तीनों मेरी हेल्प करना चाहती हो, लेकिन मुझ पर भरोसा रखो। मैं किसी भी मुश्किल में नहीं हूँ और ये लोग मेरा एक बाल तक नहीं उखाड़ सकते हैं। रिमझिम ने कृतिका की बात सुनी तो सही, लेकिन दूसरी तरफ से उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो चुप रही, जिसका मतलब साफ था कि वो कृतिका की बात नहीं मानना चाहती थी। ये समझने के बाद कृतिका मुस्कुरा उठी। देखो, मैं सब संभाल लूंगी, मुझे खुद पर भरोसा है। रही बात एग्जाम में आने वाले ग्रेड्स की, तो उसमें भी मैं कई स्टूडेंट्स को पीछे छोड़ देने वाली हूँ, खासकर उस रिया को। इस वक्त जो कोई भी स्टूडेंट्स मेरे ग्रेड्स का ये सोचकर मजाक उड़ा रहे हैं कि मेरे ग्रेड्स खराब आएंगे, तो देखना, आगे जाकर गलत साबित होने पर वो किसी को शर्म से अपना मुंह तक दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। इसलिए जब 5 सेमेस्टर की आए रिजल्ट्स को ऑनलाइन शो करने की होगी, तो ये काम मैं तुम तीनों के भरोसे छोड़ दूंगी। तुम्हें खुद पर इतना कॉन्फिडेंस कैसे है? रिमझिम ने शॉक्ड होती हुई सवाल किया। रिमझिम कृतिका को काफी एडमायर करने लगी थी। वो खुद भी अंदर ही अंदर काफी कॉन्फिडेंट टाइप की लड़की थी, लेकिन इस बात को सबके सामने खुलकर कह पाने की हिम्मत उसमें नहीं थी। उसे डर लगता था कि कहीं जो कुछ उसने कॉन्फिडेंट होकर कहा है वो किस्मत से गलत ना हो जाए। उसका चेहरा ये बताने के लिए काफी था कि उसे अभी खुद पर पूरी तरह से भरोसा करना नहीं आया था। उसकी आवाज में हैरानी को महसूस कर कृतिका ने कहा, मैंने एग्जाम के लिए कड़ी मेहनत की है रिमझिम। ना सिर्फ मैंने रिटर्न एग्जाम में अच्छा परफॉर्म किया है, बल्कि परफॉर्मेंस टेस्ट में भी मेरा परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा था। इसी वजह से मैं इतनी कॉन्फिडेंट हूँ।